आप सभी शिक्षार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज के वीडियो में ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा इस टॉपिक पे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, जब भारत के ऊपर ब्रिटेन का राजनीतिक प्रभुत्व था, जब हम ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश के रूप में थे, तो उस दौरान जब हम लोग गुलाम थे, तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा को प्रसारित करने के प्रयास किए गए। तो हम लोग ना इस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे। इस काल में भारतीय शिक्षा को विकसित करने के मकसद से जिन भी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया, जिन महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1813 का आज्ञा पत्र हो गया, या चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1834 में मैकाले का विवरण पत्र, 1834 का मैकालेज मिनट, 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र पर दी गई स्वीकृति, 1854 में वुड्स घोषणा पत्र, जिसे हम लोग वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, फिर 1859 में स्टैनली का आदेश पत्र, 1882 में फिर भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन किया गया, 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ है, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया गया है, और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1904 में ही शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव लागू किए जाते हैं। उसके बाद 1913 में हम लोग देखते हैं तो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव लागू होते हैं। फिर 1917 से 1919 के दौरान सैडलर आयोग का गठन किया जाता है, जिसे हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। 1929 में हटॉग समिति का गठन होता है। 1937 में वुड एबॉट रिपोर्ट लागू होता है। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट लागू होता है या सार्जेंट कमीशन गठित होता है, और 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भारत ना गुलाम था या ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस दौरान हम लोगों ने जो ये 16 बिंदुओं का जिक्र किया है, ये हम समझ सकते हैं कि ये शिक्षा को विकसित करने के लिए उपनिवेशवादी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास थे। हम लोग ना बिल्कुल ही शुरू से इसको करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना 19वीं शताब्दी में देसी शिक्षा की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब 19वीं शताब्दी में भारत में सुदृढ़ हुआ है, 19वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन भारत में काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होती है। तो कंपनी ने ना उस टाइम पे जो भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, जो 3 तात्कालिक प्रेसिडेंसी थी, उसमें कंपनी ने देसी शिक्षा के स्तर को जांचने की कोशिश की, देसी शिक्षा की जांच को कराया। ये 3 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो ये देसी शिक्षा की जांच की गई, वो सर टॉमस मुनरो की अध्यक्षता में की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी में यही कार्य एलिफिंस्टन की अध्यक्षता में हुई है, जबकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में विलियम एडम की अध्यक्षता में ये कार्य किया गया है। उस समय तीनों प्रांत में पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थान थे। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा इस समय लागू हुई नहीं थी। तीनों प्रांत में ना जो हमारे भारत का पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, वो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से व्याप्त था। तीनों प्रांतों में पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थान थे, जहाँ पे पारंपरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन रिपोर्टों के अनुसार छोटे छोटे गाँव में भी ये जो जांच कराई गई है देसी शिक्षा की, हमने देखा है ना कि 3 प्रेसिडेंसी में जांच कराई गई है। तो जांच में जो रिपोर्ट आता है, उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि छोटे छोटे गांव में भी विद्यालय, गुरुकुल, मदरसा हुआ करते थे, पर्याप्त संख्या में हुआ करते थे, और वहाँ उन शिक्षण संस्थानों में वो जो शिक्षा की जगह है, विद्यालय हो, गुरुकुल हो या मदरसा हो, वहाँ पे संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी जैसी पारंपरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखो, भारत में अंग्रेज ना अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण या फिर अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए और अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने पर
भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुनियोजित तरीके से परिवर्तित करने पर ध्यान देना शुरू किया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल इस आरंभ में 19वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा की स्थिति। अब हम लोग ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ना भारत में प्रारंभिक शैक्षिक विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। भारत में शैक्षिक प्रसार के कौन कौन से प्रारंभिक प्रयास किए गए हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी या कंपनी जो रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाती है। बाद में उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार बनाने के लिए तथा भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पे कॉलेज की स्थापना की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जब ये शुरू में देखते हैं तो ये ना धार्मिक मामलों में तटस्थ थे, बिल्कुल न्यूट्रल थे। बाद में इन्हें लगता है कि इन्हें प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षित लोग चाहिए। भारत का जो कुलीन वर्ग है या एलिट क्लास है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हो, वफादार हो, तो उसके लिए ना एजुकेट करना होगा, इंग्लिश एजुकेशन लाना होगा। तो यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट को स्कूल या कॉलेज खोले जाने चाहिए, ऐसी ज़रूरत ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस की। और इसे ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में और बनारस में मदरसा खोले जाते हैं, संस्कृत कॉलेज खोले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है उस समय ना बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारन हेस्टिंग्स ने 1780 में वारन हेस्टिंग्स ने 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहाँ पे अरबी में कुरान के सिद्धांत, दर्शन, कानून, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शिक्षा के आरंभिक प्रयासों को। तो उनके द्वारा भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले स्थापित की जाने वाली शिक्षण संस्थान कलकत्ता मदरसा है, जो 1780 में वारन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया है 1791 ईस्वी में। बनारस संस्कृत कॉलेज में ना हिंदू धर्म के सिद्धांत, न्याय, कानून, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बनारस संस्कृत कॉलेज कब स्थापित हुआ है? 1791 में, और उसके स्थापक हैं जोनाथन डंकन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने ना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ना इसमें कंपनी के कर्मचारियों को हिंदू और इस्लामिक कानूनों की शिक्षा दी जाती थी, साथ ही इतिहास, अरबी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी आदि भाषाओं की भी जानकारी, आदि भाषाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। डॉक्टर गिलक्रिस्ट, जिनको आधुनिक उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्होंने 1804 से लेके 1820 तक इस कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में काम किया है। तो हम क्या देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शैक्षिक प्रयास के अंतर्गत भारत में स्थापित होने वाले आरंभिक शिक्षण संस्थान। और हम लोग अब देखते हैं 1813 का आज्ञा पत्र और चार्टर ऑफ 1830। 1813 ईस्वी में ना ब्रिटिश संसद ने भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का प्रयास किया है, और इसी प्रस्ताव के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कंपनी द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान प्रस्तुत किया गया। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1813 का आज्ञा पत्र या चार्टर ऑफ 1830, इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करने की जिम्मेदारी ली, और भारत में शिक्षा को विकसित करने के लिए, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इस धारा ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में जोड़ने का काम किया। इस धारा ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में जोड़ा। 1813 के आज्ञा पत्र में ना ये एक धारा जोड़ के भारत में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई है। इस आज्ञा पत्र में ना ये कहा गया कि साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए
और ब्रिटिश प्रदेश के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार और विकास करने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाएगी। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि इस आज्ञा पत्र में सरकार 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करती है जो वो भारत में शिक्षा के विकास के ऊपर खर्च करेगी। देखिए, ये जो 1813 का आज्ञा पत्र है, इसके ना धारा 43 में इसके इस प्रावधान के इस दस्तावेज के 43वीं धारा में 2 शब्द प्रयोग किए गए जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, और वो शब्द थे साहित्य और भारतीय विद्वान। इस आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयुक्त 2 शब्दों साहित्य और भारतीय विद्वान पर काफ़ी विवाद हुआ। जो प्राच्यवादी या भारतीय शिक्षा के समर्थक, जिन्हें हम लोग ओरिएंटलिस्ट भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में ओरिएंटलिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, तो जो प्राच्यवादी या भारतीय शिक्षा के समर्थक थे, उनके अनुसार साहित्य शब्द से तात्पर्य संस्कृत और अरबी साहित्य से है, और विद्वान शब्द का तात्पर्य भारतीय विद्वानों से है जो संस्कृत और अरबी भाषा में अरबी साहित्य के जानकार हैं। ठीक है ना। जो प्राच्यवादी भारतीय शिक्षा के समर्थक थे, उनके अनुसार साहित्य शब्द से तात्पर्य संस्कृत और अरबी साहित्य से था, जबकि भारतीय विद्वान का अर्थ इन दोनों साहित्य में से किसी एक भाषा के भारतीय विद्वान से था। अगर हम लोग ना प्रमुख प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश अधिकारियों की बात करें तो बैरन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, एच.एस. विल्सन, ये सब प्रमुख ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादी थे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। हम लोग ना ये जो वीडियो श्रृंखला है इसको छोटे छोटे वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज किया है 1813 का चार्टर एक्ट। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो में ही हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोग 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर चुके हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रारंभिक शैक्षिक प्रयास थे, जिसमें कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, इसके बारे में आप अच्छे से समझ रहे हैं।